हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम पोटेंशियोमीटर होता क्या है, पोटेंशियोमीटर, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन, मतलब पोटेंशियोमीटर को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, उसमें पहला तो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट, दूसरा होगा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स, मतलब दो सेल हैं, उनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। इसके बाद जो तीसरा होगा हमारे पास, तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डायग्राम है, डायग्राम मैंने ऑलरेडी इसमें पहले से ही मैंने बना के रखे हुए हैं, तो जो बुक में थे वो मैंने ड्रॉ किए हैं और उन्हीं का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि बताने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमारी ये वाला कर्व है रेड लाइन से इधर वाला है, अगर इसमें इस वायर को हटा दें हम वी को, तो ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं, एक तरीके से आपको जस्ट लाइक एक लकड़ी का बोर्ड होगा और उस पर बहुत सारे वायर्स होंगे। बहुत सारे वायर्स मतलब उसमें जो वायर हैं हमारे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें जो बोर्ड होगा हमारे पास, उसमें एक मीटर स्केल दिया गया होगा उसके साथ, जैसे कि मीटर स्केल हमें दिखाया गया है यहाँ पे ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एक मीटर स्केल हमें दिखाया गया है। जो मीटर स्केल है, इससे हमें पता चल जाएगी जो उसकी लेंथ है वो क्या है। तो अब मैं अगर बात करूं, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो जो पॉइंट ए है ये हमारा 0 है, फिर यहाँ पे हमारा 100 आ गया, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, फिर यहाँ पे 200 आ गया, फिर यहाँ पे 201 हो गया, फिर ये 300 हो गया, फिर 301 और ये 400 हो गया। तो मतलब इसमें जो हमारे वायर यूज हुए हैं वो 4 हैं, तो इसीलिए इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम वो हमारी 400 है। अब जो हम यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं, या फिर मानते नहीं है, मतलब यूज ही उस तरीके से करते हैं कि जो उसकी थिकनेस है वायर की वो थ्रू आउट द वायर सेम रहती है, कहीं से भी वायर की जो थिकनेस है वो चेंज नहीं होती है। और जो हम वायर यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा कांस्टेंट टाइम का होता है, या फिर मैग्नेटिक वायर हम यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एक हमारी बैटरी लगी हुई है, ये वाली। तो ये बैटरी हमारी एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करती है, जो हमारा पोटेंशियल प्रोवाइड कराती है। इसके बाद ये जो ए है, ये ए होता है हमारा एमीटर, ठीक है। इसके बाद एक ये हमारा आर एच है, तो आर एच का मतलब होता है रोस्टेट, रोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम अपने हिसाब से ज्यादा और या कम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारी एक की लगी हुई है ऊपर, अगर आप देखें तो ये की, तो की तो आप जानते ही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका हम जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा वाला ये पॉइंट है ए, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वी शो कर रहा है, तो यहाँ पे वी एक मतलब जो हम गैल्वेनोमीटर होता है उससे हम करंट मेजर करते हैं और वोल्टेज भी मेजरमेंट करते हैं। ये बात आप लोग याद रखें, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और जो हमारे जे बना हुआ है ये होती है हमारी जॉकी। इसको हम जो हमारा वायर होता है उस पर हम स्लाइड करते हैं, इस तरीके से स्लाइड करते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा 0 हो जाए। तो अब उस केस में होता ये है कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी V इक्वल टू आई आर, और V होता है हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। और जो इसका प्रिंसिपल है वो ये कहता है जो हमारा वोल्टेज है इसको हमने V बराबर आई आर ओम्स लॉ लगा दिया, तो I की वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट होती है L अपॉन में A, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसके बाद इसको हम लिख देते हैं रो
आई डिवाइडेड बाई ए इंटू में एल। अब जो ये ब्रैकेट में जो मैंने वैल्यू लिखी है ये वाली, ये होती है कांस्टेंट, तो इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू के एल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा वोल्टेज होता है या फिर पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है किसी भी आर्म में या फिर किसी भी पार्ट में, जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर दिया गया है वो बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ होगी उसके हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है, तो इसी को हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है और इसी को हमें यूज करना है आगे की तरफ। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो पहला यूज है इसका हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए। तो इसमें करते क्या है हम, अगर हम की को बंद कर दें, ये जो की दे रखी है, तो जो हमारा v आएगा v हो जाता है हमारा के एल, जो हमारा ये चौकी है जे वाला, ये जे, इसको हमने मतलब इस पे मूव कराया पोटेंशियोमीटर वायर पे, तो हम मान लेते हैं कहीं किसी लेंथ एल पर इसकी जो डिफ्लेक्शन है हमारे 0 हो गए। अब जो यहाँ पे अगर इसमें आप देखो आप फिगर में, तो फिगर में जरूरी नहीं हुई वो मतलब कुछ अप्रोक्सीमेटली 450 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है, तो ये नहीं है मतलब आप 50 ही लिखोगे, तो इसमें केवल आपको बताया गया है कि मतलब कहाँ पर वो आ सकता है। तो बैलेंसिंग लेंथ हुई हमारी एल। अब हमें करना क्या है इसमें जो याद रखना वो ये है कि जो हमारी ये के है, इस के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारा जो ये है जे मतलब चौकी, इसको हमने पोटेंशियोमीटर वायर पे इस तरीके से रखा है जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो एक तरीके से हम कहें तो जो हमारी ये वाली सर्किट बनेगी इधर वाली, जो ये वाली है, तो इसका तो हमारा कोई भी काम नहीं रहेगा क्योंकि इसमें तो जो हमारा करंट है वो तो 0 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ये आप लोग समझते हैं। जब हमारा ये करंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो ऊपर वाली सर्किट बचेगी, अगर हम बनाए तो ऊपर हमारी जो ये हमारी सेल वाली होगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है और यहाँ पे जो हमारा ये वायर होगा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ई हो गया, एक कैपिटल आर हो गया, वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम एल आर, जो हमारे बैलेंसिंग लेंथ के लिए आया। ठीक है, अब हम करते क्या है, तो हमें करना ये है कि अगर हम आई निकालें तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ये तो हो गया हमारा आई। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालें वायर में, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जो हमारा वी हम वी टेस्ट मान लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, ये हमारा वायर के लिए है, तो ये हमारा है वायर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा आई इंटू आर। ठीक है, अब ये तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अगर हम बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो होता है हमारा पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया आई आर ओवर में लेंथ हमने मान लेते हैं जो वायर है इसकी लेंथ हमारी कैपिटल एल, कैपिटल एल का मतलब हो गया टोटल लेंथ। अब ये हमें वैल्यू मिल गई के की और हमें निकालना क्या है वी, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई आर ओवर एल इंटू स्मॉल एल। अब आई की वैल्यू अगर मैं इस यहाँ पर रख दूं तो जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी ई आर कैपिटल आर स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके लिए जो हमें वैल्यू मिलेगी। इसको हमें फिर यूज करना है इस वाली इक्वेशन को, और इससे हम जो हमारी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ये था हमारा यूज पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम ईएमएफ कंपैरिजन के लिए। तो ईएमएफ कंपैरिजन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, बाकी एक बात और, जो ये डायग्राम है, डायग्राम के बारे में आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम हमारा जो मैंने पहले बताया है सेम वैसे ही है, सिंबल्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर ये जो हमारी एक सेल है इसमें E1 ये ऊपर वाली और एक सेल हमारी E2 नीचे वाली, इनका हमें ईएमएफ को कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करना बहुत ही आसान होता है। तो करते क्या है कि पहले जो हमारा E1 है इसको हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया तो मान लेते हैं कि इसके लिए जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो आ गई हमारी L1। अब इसके बाद ये तो हमने पहली वाली की। अब हम बात करें कि अगर हम
इसके बाद E2 को अगर कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है हमारी L2। इक्वेशन नंबर 2 हो गए। जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो तो दोनों के लिए सेम आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और इसका क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो आई होप। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहली सेल को अगर कनेक्ट कर दो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालो, दूसरी वाली उसको कनेक्ट कर दो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए। तो फर्स्ट हम करते क्या है कि जो हमारी ये की दे रखी है यहाँ पे, जो ये की है के, मान लेते हैं कि इनिशियली ये हमारी ओपन है। जब ये ओपन होगी तो जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो हमारे वही ईएमएफ की जो ये ई सेल है हमारी, एक तरीके से हम बात करें तो जो ये हमारी ई है पोटेंशियल तो यही होगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा ई प्रोपोर्शनल एल। तो मान लेते हैं जो पहले जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो हमारी L1 है, तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1, और इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के L1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी ये की है जो नीचे वाली है की का मतलब ये वाली, इसको अब हमने किया क्लोज। पहले मतलब ओपन थी, इसको बाद में हम क्लोज करते हैं, या क्लोज करेंगे तो जो हमारा ई है वो ई ना होकर के हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, और वो हम मान लेते हैं कि उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आ गई L2। तो ये दो चीज हमें मिल गई हैं, ई मिल गया, वी मिल गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है कि R इज इक्वल टू होता है हमारा E माइनस वी डिवाइडेड बाई वी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आता हमारा कैपिटल R। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमारा आया है फॉर्मूला सेल्स के बारे में। जब आप लोग अगर वहां पे जाके इक्वेशन सॉल्व करोगे जो हमने निकाली थी v इक्वल टू ई माइनस आई आर, वहीं पे अगर आई की जगह v अपॉन आर रख दो तो वहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी बहुत ही इजीली। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो ये बात भी सही है, इसमें कोई कुछ गलत कुछ भी नहीं है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V करूंगा तो वो हो जाएगी हमारी L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा स्मॉल r है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करते हुए। तो ये था हमारा पोटेंशियल मीटर के बारे में कि हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात ये है कि हमारे पास एक वोल्टमीटर नाम से भी एक डिवाइस होती है, तो वोल्टेज तो हम उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्यों किया, इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा जब हम वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे वहाँ पर मैग्नेटिक्स में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीटर, उसके बाद वोल्टमीटर। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो हम वोल्टमीटर पढ़ा है वो हमारे इस पोटेंशियोमीटर से किस तरीके से अलग है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में, तो सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो हमारे पोटेंशियोमीटर दिया गया है इससे कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही सिंपल है और ईएमएफ कंपैरिजन के बारे में है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटा सा ट्राई करते हैं, आप लोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन है कि एक हमारी सेल है, उसका जो बैलेंसिंग लेंथ है E1 के लिए वो आई है हमारी 1110 सेंटीमीटर, और जो हमारी सेल है E2 उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकल के आती है हमारी 100 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि जो दो सेल हैं हमारी उनका अगर ईएमएफ का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा। तो इसमें आपको सीधे सिंपली क्या करना है, E1 डिवाइडेड बाई E2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1।
ये हो गया हमारा बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अब इसी के बाद हम मतलब वैल्यू, चलो हम ये यूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल रहेगा। तो क्वेश्चन है कि हमारा एक सर्किट है जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है जब हमने की को बंद नहीं किया था, मतलब जो हमारी ई हीट थी, तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमारी 110 आ गई, और उसके बाद जब हमने इसको की को बंद किया तो बैलेंसिंग लेंथ आई थी हमारी 100, तो वो हो जाएगी V प्रोपोर्शनल टू 100। और उस केस में हमसे पूछा गया है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर 10 ओम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू होता है E अपॉन में V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1110 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 इंटू 10। अब जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हमारी 1 ओम हो जाएगी। आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये तो इसके दो न्यूमेरिकल, तो जो ये न्यूमेरिकल मैंने बताए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। बाकी जरूरी नहीं है कि आप लोग सिंपल ही करो, जैसे भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं आप लोग ट्राई करो। तो ये थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के बारे में जो भी क्वेश्चंस होगा या फिर जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसमें सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे एक लिंक दे रखी होगी शॉर्ट समरी नोट्स के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, तो वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।